आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे पॉलिटिकल पल्स में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के वरिष्ठ नेता आर.एस. चिप जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। लगातार लोगों के मुद्दों को लेकर जो आप उठाते हैं, अभी आपके द्वारा हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसको लेकर पावर कट्स जो अभी बहुत एक गंभीर मुद्दा मैं कहूँगी बना हुआ, क्योंकि लोग ऑलरेडी गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान है और ऐसे में लेकर इस मुद्दे पर बात करना इतना ज़्यादा ज़रूरी था। क्या कहेंगे कि ये भी बताया गया था कि जिन एरियाज़ में स्मार्ट मीटर लगे हैं वहाँ पर बिजली नहीं जाएगी और वहाँ पर भी बिजली जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, मैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और पिछले इसी महीने के शुरुआत से ही जब जगह जगह पर बहुत से पब्लिक के इश्यूज हमारे सामने आए, पावर का इशू भी उसमें एक था। बिल्कुल। तो उसमें हमने एक प्लानिंग करी। हमारे जो कायद हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और ये हमने फैसला किया कि हम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज हैं, उनको पब्लिक में ले जाएंगे ताकि सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित हो और सरकार कुछ न कुछ उन मुद्दों का समाधान करे। जी। सबसे पहला हमारा प्रोटेस्ट श्रीनगर में हुआ 8 तारीख को, इसी महीने की 8 तारीख को। पावर कट्स को लेकर नहीं, उसमें बहुत इश्यू थे। पावर कट्स वाज वन ऑफ देम। उसमें राशन का मुद्दा था, उसमें प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा था, पावर का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था। ये 5-7 इश्यूज जो थे उसमें जुड़े हुए थे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जब हम पीछे टूर किया, हमने पूरा चिनाब वैली में, रजौरी पुंछ में 3-4 दिन आज़ाद साहब वहाँ रहे, हम भी उनके साथ थे। तो वहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल रजौरी में जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी रजौरी पुंछ की, उनमें से हर कॉन्स्टिट्यूंसी के 2-2, 250, 3-3 लोगों को डेलीगेशन मिला और वहाँ उन्होंने राशन का मुद्दा भी बहुत उठाया। क्योंकि पहले जब आज़ाद साहब थे उस समय 50 किलो राशन मिलता था, अब 5 किलो पर आ गए। APL राशन इन्होंने बंद कर दिया और BPL राशन भी बिल्कुल कम कर दिया। तो कम से कम जो APL राशन था, वह पावर्टी लाइन का राशन था, उसको बंद नहीं करना चाहिए था इनको। फिर कहीं से ये डिमांड है कि चीनी बंद कर दी, कहीं कैरोसिन बंद कर दिया। तो एक राशन का बड़ा मुद्दा आया, पावर का भी मुद्दा उसमें सामने आ गया। तो इस किस्म के मुद्दों को लेकर के हमने 8 तारीख को श्रीनगर में हमने प्रोटेस्ट किया, ज़बरदस्त। श्रीनगर में प्रोटेस्ट हुआ, मौलाना आज़ाद रोड पर। हमारे पार्टी ऑफिस से लेकर के डिपकॉम को हमने मेमोरेंडम दिया, जिसमें सरकार को लिख के दिया। उसी बेसिस पर हमने 12 तारीख को यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, मार्च किया अप टू द ऑफिस ऑफ डिपकॉम। तो ये सारे के सारे मुद्दे हमने यहाँ भी उठाए। चिप जी, मुझे बताइए कि जिस तरह से लोगों के तमाम मुद्दे हैं और जिस तरह से आज गृह मंत्री का दौरा था तो लोगों को संबोधित किया, लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, कुछ नाराज़गी भी जो है जता रहे थे। 9 साल का रिपोर्ट कार्ड जो है बताया जा रहा था कि हमारे द्वारा ये बदलाव जो है लाए गए हैं। तो क्या लगता है ये जो बदलाव, जो मुद्दे आप बता रहे हैं, क्या ये बदलावों में नहीं है? देखिए, आज जो उन्होंने एक सभा को जो संबोधित किया उन्होंने, जैसे आपने खुद ही कहा, कुछ लोग खुश थे, कुछ नहीं थे। गाड़ियों में भर के लाना, पैसे देकर के गाड़ियों में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मेरी रिपोर्ट्स हैं, ये कहते हैं 20,000 कुर्सी लगाई थी, 20,000 कुर्सी नहीं थी, कुर्सियाँ खाली भी थीं। और बहुत से लोग जब उनकी स्पीच चल रही थी तभी उठ के लोग जा रहे थे वहाँ। बिकॉज हम जानते हैं, हम गाँव के रहने वाले हैं, गाँव में घूमते हैं और बिल्कुल पिछले कई महीनों से हम घर में नहीं बैठे हो बल्कि पब्लिक में जा रहे हैं। पीपल आर एब्सोल्युटली फेड अप विद द बीजेपी। और ख़ासकर जो बीजेपी की नीतियां, जिनके बेसिस पर रियासत जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए गए और इसको यूटी बनाया गया। सबसे बड़ा सदमा जम्मू कश्मीर के लोगों को है कि हमारे स्टेटस को डाउन करके हमको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। नंबर 1, यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद क्या हुआ कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी थी, जब ब्यूरोक्रेटिक टॉप पोस्टें थीं, सभी बाहर से लोगों को लाया गया। नंबर 2, नंबर 3, हमारे जो
लोग हमारे जो बच्चे हैं जिनको जो नौकरियों को उम्मीद रखते हैं, धीरे धीरे करके जितने छोटे छोटे जॉब थे, फॉर एग्जांपल लेट अस से माइनिंग का इशू था, माइनिंग के लिए भी इन्होंने सारे कॉन्ट्रैक्ट बाहर वालों को दे दिए, हमारा कोई किसी बंदे को काम नहीं मिला वहाँ, और उनसे उनको सस्ते रेट पर दिए और हमें महंगे रेट्स के ऊपर बजरी, रेत, पत्थर वगैरह बेचा क्या जा रहा। बोलना चाहेंगे कि लोगों के जो मुद्दे हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, और ऐसे में आज उनके द्वारा ये भी कहा गया कि 2024 में चुनाव होंगे तो भाजपा बहुमत से जीतेगी। आपका क्या मानना है और आप किस तरह से इसे देखते हैं कि लोगों का समर्थन किस तरह से देखो, मिलेगा? मुद्दे आप कई सारे कहने के लिए जो चुनाव में जाता है सब कहते हैं हम जीतेंगे। बीजेपी भी कहती है, एक ज़माना था जब वो कहते हैं 45+, आज कह रहे हैं 50+ एंड ऑल दैट। तो देश के लिए कह रहे हैं, नेशनल लेवल पे कह रहे हैं 300+ एंड ऑल दैट। कहने से क्या होता है? गांव-गांव में गए, आपने लोगों की बातचीत सुनी, क्या लगता है आपको कि भाजपा पर भरोसा है लोगों का या नहीं? लोग इतनी गालियां दे रहे हैं, मैं कहता हूं कि लोगों के साथ झूठे वायदे करने से कुछ था। आज भाजपा के मेंबर पार्लियामेंट, भाजपा के MLAs लोगों के साथ छुप करके चल रहे हैं। आज भी जो हालत हुई है, मुझे किसी ने कहा जो कोई एक डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखी हुई थी, जब ये लोग रैली में जा रहे थे, बीजेपी वाले जो इसके MLA वगैरह छुप के जा रहे थे। दे डोंट वांट टू फेस द पब्लिक इज़ टोटली इनाइड विद देम। वो तो कहते हैं कि हम चुनावों के लिए तैयार हैं। कहने को क्या है, 8 साल से कह रहे हैं तो चुनाव क्यों नहीं होते, चुनाव क्यों नहीं करवाते? हम कहते हैं आप चुनाव होने चाहिए। मुझे बताइए, इस बार तो उन्होंने घोषणा कर दी कि 24 में कमल का फूल खिलाना, लोगों का कह रहे थे, लोगों की भी आवाज़ उनके साथ। मुझे बताइए बीजेपी के अलावा कोई एक पार्टी का नाम लीजिए जो चुनाव नहीं चाहती। सब कहते हैं, कहती कि चाहते हैं हम। नहीं करवाएं, फिर क्यों नहीं करवाते? तो इलेक्शन कमीशन की बात नहीं, कभी पंचायत की बात करते हैं, कभी लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं, कभी BDC की बात करते हैं, कभी कहते हैं हम DDC के चुनाव करवाएंगे। करवा के देखें, अगर BDC, DDC और पंचायतों के चुनाव हो सकते हैं तो फिर असेंबली का चुनाव क्यों नहीं हो सकता? आपका क्या मानना है कि किस तरह से लोगों के मुद्दे हल हो सकते हैं? क्योंकि गांव-गांव जाकर आपने लोगों की समस्याएं सुनी हैं, और अगर आने वाले समय में चुनाव होते हैं, जब भी होते हैं, आपकी पार्टी किस तरह से लोगों के साथ खड़ी, क्या एक संदेश के तौर पर उन्हें कहना चाहेंगे? देखिए, 2 बातें मैं कहता हूँ, चुनाव के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चुनी हुई सरकार के अलावा लोगों के मुद्दों का समाधान नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2 बात, यहाँ हमारी पार्टी का संबंध है। हमारी पार्टी के लीडर है जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब का टेन्योर जो था 2.5 साल का टेन्योर, वो सबसे गोल्डन पीरियड जो है रियासत जम्मू कश्मीर में रहा है। इवन के फार्मर गवर्नर जो सत्यपाल मलिक जी हैं, सत्यपाल मलिक जी ने खुद कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के समय जो तरक्की हुई, जो उन्नति हुई, जो डेवलपमेंट हुई, वो किसी काल में नहीं हुई। तो मौजूदा सरकार होना ज़रूरी है, मतलब कि सरकार का आना ज़रूरी है, लोगों द्वारा चुनी सरकार का आना ज़रूरी है। आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं, आप बिजली के रेट बढ़ाते हैं, आप स्मार्ट मीटर लगाते हैं, ये सारे फैसले जो हैं, मैं कहता हूँ अगर लेजिस्लेचर नहीं है तो आप किस बुनियाद के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं? आप पानी के जो रेट उसके बढ़ा रहे हैं, बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारी ज़मीनों का जो उस पर हमारा अधिकार जो है, हमारी नौकरियों पर जो अधिकार जो है, हमारे जो राइट्स हैं, हमारी जो डेवलपमेंट, जो विकास है, वो तभी होगा जब यहाँ चुनी हुई सरकार होगी। इसलिए इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर बीजेपी इस बात पे विश्वास रखती है कि वो बड़ी मजबूत है और वो यहाँ सरकार बना सकते हैं, तो चुनाव करवाएं। लेट अस फेस द इलेक्शंस एंड सी के कौन जीतता कौन हारता है। तो इसलिए चुनाव के अलावा कोई चारा नहीं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो RS चिप जी हमारे साथ जुड़, जिनका कहना है साफ तौर से लोगों के कई सारे मुद्दे हैं और उसका समाधान चुनी हुई सरकार ही जो है वो ला सकती है, और लोग समझदार हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने किसका साथ देना और कैसे विकास करना। अगले अपने लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहे यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।